मेन है तीन प्रकार के, मेन महत्वपूर्ण तीन प्रकार के, सर्वाइकल, सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस, सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, जी जी। है ना। ये मेन है तीन। एक में चोट के दौरान लगना जिसमें इंफेक्शन आ जाना, एक में सूजन आ जाना, और एक में जो मन के हैं कैल्शियम के कारण जकड़ जकड़ जाते, है ना, जी जिसे सर। बम्बू स्पाइन भी कहते हैं हम लोग, जी है ना। तो ये जो तीन चीजें, ये क्या है, सर्वाइकल की बड़ी बात क्या है रही है न्यूरोथेरेपी सेंटरों में। अभी आपका न्यूरोथेरेपी सेंटर है? जी सर। आपका न्यूरोथेरेपी सेंटर है? जी सर। जी सर। अच्छा, कहां पर है आपका सेंटर? ये सहरसा बिहार। अच्छा अच्छा, बिहार में है, सहरसा में। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। देखो, सबसे पहले मैं एक चीज बताता हूँ। जी पेशेंट आता है, पेशेंट को देखो, उसकी बातों को सुनो, पूरा समय दो, कैसे आया उसको बोलो कि भाई बैठ जा, और आंख बंद कर और मुझे शुरू से बता जी कैसे कैसे क्या हुआ, याद करता रहे और मुझे बताता रहे, और मैं लिखता जा रहा हूं। जी पहले तो उसकी कहानी को समझो, बीच बीच में उसे बताते रहो, कहीं चोट लगी तुझे, कोई गिर गए थे मोटरसाइकिल से, साइकिल से, कभी गिरे थे क्या, या कोई वजन उठाया था आपने, कोई वजन उठाने का काम करते हैं क्या, उससे पूछो कि क्या सर में वजन उठाने का काम करते हैं, या कभी आपने जोश में कभी कोई सर में वजन उठा लिया, जी जी। है ना, सर मेन या रीजन झटका अभी लग गया। तक, जी सर, मेन रीजन अभी तक जो पेशेंट आया है सर, मेन रीजन उनका होता है कि कंप्यूटर पे बैठना। हाँ, वो अलग हो गया, वो तो फिर जी उसका तो एक ही सोल्यूशन है। पहले ट्रीटमेंट चालू करने से पहले एक यही है कि भैया 15 दिन का रेस्ट लो आप। नमस्ते बेटा, खुश रहो। 15 दिन का पहले रेस्ट लो। हम्म। क्यों लो? क्योंकि आपको दिन भर मोबाइल देखना है नीचे गर्दन करके, जी ठीक है। ऊपर से जब वो रोशनी जाती है, जो आंखों में रोशनी पड़ती है, उसके कारण से आपका पूरा हार्मोनल सिस्टम बिगड़ जाता है, और उसके वजह से आपको कॉन्स्टिपेशन भी हो रहा है, आपको डिप्रेशन हो रहा है, आपको थकान महसूस हो रही है। काम में काम तो करते हैं आप, मगर फोकस नहीं। काम तो कर रहे हैं वो, अगर कोई ड्यूटी वाला है, मान लीजिए किसी को सर्विस लगी हुई है, उसे तो करना ही करना है, उसे पता है कि यार नहीं करेंगे तो काम नहीं चलेगा, तो उतना ही करता है, उससे एक कम ही करता है, ज्यादा नहीं करता। और हमेशा टेंशन में रह के काम करता है, छोटी छोटी बातों को लेकर गुस्सा करता है, उसे लगता है कि मैं, मेरी याददाश्त जो है थोड़ा कम हो रही है, कभी सर भारी रहता है, सर हमेशा भारी रहेगा उसका, शाम होते ही उसकी बेचैनी छा जाएगी, सुबह जब उठेगा तो गर्दन मोड़ता फिरेगा, यूं करके यूं करता फिरेगा, फिर कुछ दिनों के बाद उसके गर्दन में आवाज आने लग जाएगी। जी सर। फिर जब आवाज आती रहेगी, आवाज आते आते एक समय ऐसा आएगा कि गर्दन अकड़ने लग जाएगी, जी लॉक होने लगता है सर। अकड़ेगी तो दर्द आएगा। तो गर्दन लॉक होने लगता है सर। हाँ, वही तो, आगे स्टेज बढ़ रहा है ना, अब स्टेज आगे बढ़ रहा है ना। अब क्या जी हो जी गया, जी गर्दन की मूवमेंट धीरे धीरे कम होने लगी, जो पहले यूं जाती थी पीछे दिख जाता था, अब वो नहीं जी दिख रहा। जी। अब क्या हो रहा है, अब वो यूं कर रहा है, यूं कर रहा है, फिर ऐसे पेन किलर वगैरह उसने कुछ खा लिया दर्द के मारे, तो पेन किलर ने क्या करा, सोने पे सुहागा वाला काम। जी सर। इन्फेक्शन को इन्फ्लामेशन, इन्फ्लामेशन को ऑटो इम्यून डिसऑर्डर में परिवर्तन कर दिया, यानी कि सोने पे सुहागा वाला काम किया वो। अब वो क्या करने लग गया पेशेंट, अब वो यूं पूरा बॉडी घुमाता है, अब जी उसकी गर्दन नहीं घूमती, अब वो पूरा बॉडी यूं घुमाता है, जी यानी सर। कि अब वो, अब आएगा आपके पास, जी जी क्योंकि अब पानी जो है सर से ऊपर हो गया है। पहले वो एलोपैथी के पास जाएगा, खूब एक्सरा अल्ट्रासाउंड एमआरआई वगैरह करेगा, पेन किलर वगैरह खाएगा, ठीक है, फिर डॉक्टर बोल देगा उसको ऑपरेशन। हम्म। उसके बाद आपके तरफ रुक करेगा, किसी से खबर मिलेगी, उसे कहीं पड़ेगा, तब उसके पास आपके पास आए, आने के पास आपके पास बैठेगा कि और आके देखेगा, और आपसे पूछेगा, जब 2 मिनट आप उससे बातचीत करोगे, उसके बाद आपसे जी पूछेगा कि कितने दिन में ठीक हो जाएगा जी, ये तो पक्का पूछना होता है उन लोगों को। ये ये पूछेगा ही पूछेगा। और बब्बू स्पाइन वाला ना पूछे ऐसा तो हो ही नहीं सकता, आज तक का हो ही रिकॉर्ड है, नहीं सकता। जी सर। आज तक का रिकॉर्ड है।
जो नले का मरीज बन चुका है, जो डिप्रेशन में आ चुका है, नला मतलब आखिरी स्टेज में पहुंच चुका है, वो आपसे पूछेगा कितने दिन में ठीक हो जाऊंगा। जी सर। यानी कि जो गंभीर मरीज है आपसे पूछेगा ही पूछेगा। जी सर। तो इसलिए हमें नहीं, मैंने आपको कल बताया था कि ब्लड ग्रुप जो है हमें क्या बोलता है, हम कितनी जल्दी कम पता है। अब जैसे गुरुजी ने अपने अनुभव से बताया, अनुभव जो गुरुजी का अनुभव था, गुरुजी ने कहा है कि बम्बू स्पाइन एनक्लोजिंग स्पॉन्डिलोलाइटिस, एनक्लोजिंग स्पॉन्डिलोलाइटिस बम्बू स्पाइन जो है उसमें बहुत लंबे समय लगता है। जी। आरए आरए फैक्टर में बहुत लंबा समय लगता है, 15-20 दिन, 1 महीने हो सकते हैं। जी सर। सिर्फ उसके बाद, जैसे कल बातचीत हो रही थी, आज अच्छी बात है, कल बातचीत हो रही थी कि उनको आरए फैक्टर है, अब पता नहीं जुड़े हैं कि नहीं जुड़े हैं। जी सर, चल रही है, हम लेट जुड़े थे। अभी जुड़े नहीं है वो शायद, ठीक है। तो अब आरए फैक्टर वालों को अगर आप पहले दिन ही आते साथ उसके ऊपर ट्रीटमेंट अप्लाई करने लगे कि इसको ऊपर न्यू स्टार मोटिफाइड दो, एसिड ट्रीटमेंट दो, हैवरिंग ट्रीटमेंट दो, ठीक है, 4 पैरा 3 गोल 8 चेस्ट 10 एडीआर देने लगे, अरे इसका कैल्शियम जम गया है तो आज ही से स्टार्ट, बिल्कुल नहीं। 15-20 दिन, 1 महीना तो उसको लग जाएगा उसके बदन के दर्द को ठीक करने में। जो कार्बन डाइऑक्साइड जमा पड़ा हुआ है गांठों गांठों में, जब तक उसका दर्द ना कम हो जाए तब तक तो आप उसकी बॉडी को छू भी नहीं सकते, क्योंकि ऑर्थोराइटिस वाले को तो पूरे शरीर में भयंकर पेन होता है। कहीं भी दबाओगे आप, हाथ से यूं छुओगे ना, यूं करके, उसमें भी कहेगा अरे बाप रे, छूने नहीं देते वो तो, टेस्ट भी नहीं करते। शांग में दबाओगे तो कहेगा अरे बाप रे मार दिया मुझे, और दर्द 3 गुना बढ़ जाएगा, दर्द 3 गुना बढ़ जाएगा। आप एक दिन दबाओगे 15 दिन का दर्द आ जाएगा। और जी सर। तो पहले हमें उसको मुखाधोती करवानी है, किसी परिवार से बोलना है कि आप घिसाई करो और मुखाधोती करो, दिन में 100 बार 200 बार तक मुखाधोती करो, यानी एक बार करने के बाद 20 बार करोगे लगातार। ऐसे ना करें, बहुत से लोग ऐसे करते हैं, ऐसे 10 बार करने के बाद चक्कर आने लगेगा। जी जी जी। अगर स्वस्थ व्यक्ति अगर इस तरीके से करेगा तो उसे चक्कर आ जाएगा 10 में भी। उसको क्या करना है, लंबी सांस लेनी है, पेट फूलना चाहिए। सबसे बड़ी बात है, सांस भरे तो पेट फूले, और जब सांस निकालेगा तो पेट को अंदर दबाता हुआ निकालता हुआ ले जाएगा। जी जी। अंदर की तरफ पेट खींचेगा और लंबी निकालेगा और लंबी छोड़ेगा, यानी कि लंबी खींचना है अंदर और लंबी निकालनी है, जिससे कि 20 बार जब करे तो उसके ब्रेन में प्रभाव ना पड़े, उसका लंग्स में प्रभाव पड़े, उसका कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो, जो घिसाई करने वाला है उसको टाइम मिले, इतनी लंबी सांस ले कि 6 सेकंड कम से कम हमारी बॉडी का लक्ष्य तक आए, 6 सेकंड का सांस हो कम से कम। जी सर। फिर लंबी खींचे, क्यों? क्योंकि 6 सेकंड हमारे ब्लड को पैर की उंगली से दोबारा लंग्स तक आने में 6 सेकंड लगते हैं। जी सर। ब्लड हार्ट से जाएगा और दोबारा हार्ट पे आके लंग्स में आएगा, है ना? जैसे हार्ट से पंप किया, लंग्स में आया, लंग्स में उसने क्या करा, हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन मिलाया और ग्लूकोज को मिलाया और लेके सेल्स तक पहुंच जाता है पूरी बॉडी के, फिर रिटर्न वापस आता है, वेन नर्व द्वारा वापस आता है, आके हार्ट में आता है, हार्ट में आके फिर पंप करता है वो, फिर जाता है लंग्स में, तब वहां कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। जी सर। तब हमारी सांस निकलती है, तब वो कार्बन डाइऑक्साइड को निकालते हैं और सांस लिया, ये ऑक्सीजन को दोबारा से ले। तो इसीलिए चलते फिरते हमेशा ध्यान में, दिमाग में हमारे हर किसी को रहना चाहिए कि मुझे 6 सेकंड की लंबी सांस लेनी है
और 6 सेकंड की लंबी सांस छोड़नी है। वैसे तो हम 16 से 18 बार सांस लेते हैं, 16 से 18 बार नॉर्मल सांस से ले रहे हैं। अब 1 मिनट में जब 16 से 18 बार सांस ले रहे हैं तो आप सेकंड जोड़ के देखिए कितने सेकंड का होगा। जी सर। है ना, कितना सेकंड का हो रहा है जोड़ के देखिए। उसके बाद हमें क्या करना है, उसमें भी बढ़ोतरी करनी है। क्या कितना करना है, 6 सेकंड का करना है। अगर हम 6 सेकंड का करेंगे तो 10 बार सांस लेंगे। जी 10 बार सांस लेना हो गया 1 मिनट में, 10 बार सांस छोड़ना हो गया 1 मिनट में। तो इससे क्या करा हमने, 1 मिनट की चोरी कर ली, यानी कि 8 दूनी 16। तो उसमें भी हमने 8 बचा लिया ना 1 मिनट में, क्योंकि 8 मिनट 10 बार में हमने 6 बार छोड़ा, 6 बार लिया। जी सर। जी सर। तो हमने चोरी कर ली ना कुछ, उससे क्या हुआ, जी सर। मुखा धोती की बात बता रहा हूं। जी सर। तो ये सबको करना चाहिए। और चलते फिरते बैठते उठते जब भी आप पढ़े तब आपको क्या करना चाहिए, लंबी सांस लो, 6 सेकंड का होल्ड करो और 6 सेकंड की लंबी सांस छोड़ो, चाहे भले नाक से ही छोड़ो आप। जी सर। मगर लंबी छोड़ो और लंबी लो। तो इसको कंटिन्यू जब करते रहेंगे सालों साल, तब जाकर होगा हमारा, और तब जाके हमारे लंग्स की कैपेसिटी बढ़ेगी, लंग्स की कैपेसिटी बढ़ेगी। हेलो, हाँ जी, कुछ कह रहे हैं? नहीं है ना, नमस्कार। इसीलिए कभी भी नमस्कार नमस्कार नमस्कार। तो कभी भी कोई पेशेंट आता है हमारे पास, तो वो पेशेंट पहले दिन हमारे पास नहीं आता, पूरी दुनिया दिखाने के बाद तब हमारे पास आता है। तभी तो गुरुजी ने कहा है, निराश रोगियों में आशा की एक किरण। गुरुजी ने तभी तो कहा कि निराश रोगियों में आशा की एक किरण मात्र न्यूरोथेरेपी। वो भी कौन सी न्यूरोथेरेपी, वो जो फॉरनर वाली न्यूरोथेरेपी जिसमें मशीन लगा के झुन 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 करंट वाली मशीन लगा देते हैं, या वो मशीन लगाकर बंदूक वाली जो स्पाइनल में घिसते हैं, हाथ में बम 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 करते हैं, वो वाली न्यूरोथेरेपी है डॉक्टर लाजपत राय मेहरा वाली न्यूरोथेरेपी। लाजपत राय मेहरा वाली। तो जब डॉक्टर लाजपत राय मेहरा वाली जो न्यूरोथेरेपी है, उसमें हम लोग हाथ पैर दबाते हैं और घिसाई करके कार्य को करते हैं, हम लोग उसमें मशीन का इस्तेमाल नहीं करते। और अगर आपने कहा न्यूरोथेरेपी सिर्फ, तो न्यूरोथेरेपी वो न्यूरोथेरेपी है जो 1932 में पैटर्न किया था किसी फॉरनर ने, किसी फॉरनर ने पैटर्न किया था, वो न्यूरोथेरेपी की बात कर रहे हैं जब आप सिर्फ थेरेपी को बोलते हैं। जी। फिर इस न्यूरोथेरेपी की बात नहीं बोलते जिसमें लीवर जीरो, म्यूकस जीरो, लेफ्ट ओवरी, राइट ओवरी, WD, सुधाकर, ऑर्गन क्लीनर, अनिल शर्मा, ये वाले न्यूरोथेरेपी की बात नहीं कर रहे हैं आप। तो जब आपको इस वाले न्यूरोथेरेपी की बात करनी है तो पूरा नाम लेना है आप, एलिमेंटी न्यूरोथेरेपी, जिससे कि कंफ्यूजन हट जाए। जी जी। आज एलोपैथिक में आपने सुना होगा, एलोपैथिक वाले कंफ्यूज हो जाते हैं, अरे हमने तो सुना ही नहीं ये न्यूरोथेरेपी का नाम, हम जाके बोलते हैं न्यूरोथेरेपी। अरे ये बात बोलो ना कि एलिमेंटी न्यूरोथेरेपी भाई, तब ना ढूंढेगा वो। आप बोलते हैं न्यूरोथेरेपी, फिर बोलते हैं हमारी अलग पद्धति है, हम लोग हाथ पैर दबाते हैं, तो कंफ्यूज हो गई होगा, क्योंकि उससे तो ये मालूम है ना कि मशीन लगाना है इलेक्ट्रिक वाला जो जुन 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 करता रहेगा, यहाँ दर्द तो यहाँ लगा दिया, यहाँ दर्द तो यहाँ लगा दिया, फिर एक बंदूक की तरह मशीन पकड़ा, उसने पूरे बॉडी में घिस दिया, वो है न्यूरोथेरेपी। या एक प्रेशर वाला पंपिंग वाला लगा दिया, वो मशीन में जुन 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 कर पैर के नीचे कर रहा है, तो वो हो गया। वही चीज फिजियोथेरेपी वाले भी इस्तेमाल कर रहे हैं, फिजियोथेरेपी वाले भी वही इस्तेमाल कर रहे हैं जी। अब लोग न्यूरोथेरेपी कह रहे हो जी। क्योंकि फिजियोथेरेपी जो है वो भी मालिश करती है, फिजियोथेरेपी मालिश करती है। जी जी। और आप भी कह रहे हो हम मालिश और घिसाई करते हैं और दबाते हैं, तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि एक तो नाम सही नहीं बोल रहे आप, एक तो नाम सही नहीं बोल रहे, ऊपर से आप अधूरा नाम बोल रहे हैं, जो उसको मालूम है उसके बारे में बोल के अपने आप को जोड़ रहे हैं उसमें, तो वो कैसे मानेगा आपको? तो आपको बताना पड़ेगा उसको कि एलिमेंटी न्यूरोथेरेपी करते हैं हम लोग, जिसमें हम लोग निश्चित कोण पर हाथ पैर को रखकर एक निश्चित समय के लिए
एक हल्का प्रेशर देते हैं जिससे कि हम ऑर्गन को स्टिमुलेट करते हैं, जिसमें ब्लड सप्लाई को बढ़ाते हैं, एवं जो ऑर्गन को जो जरूरी केमिकल किसी कारणवश उस तक नहीं पहुंच रहा है या नहीं बन रहा है, तो हमारे उस हल्के से प्रेशर से 6 सेकंड के दबाव से वह केमिकल बनता है और उससे बॉडी काम कर कर ठीक होती है, रिपेयर होती है। तब ना समझेगा। एक तो आप बोलते हो जाके मैं न्यूरोथेरेपी करता हूँ जी, हमारा न्यूरोथेरेपी सेंटर है जी। जी सर। तो जो एलोपैथिक डॉक्टर है वो न्यूरोथेरेपी को जानते हैं, 100% जानते हैं, बड़ी बात ही जानते हैं। मगर आप कंफ्यूज कहां कर देते हो जब न्यूरोथेरेपी बोलते हो और कहते हो कि हम लोग कोई मशीन का इस्तेमाल नहीं करते, हाथ पैर दबाते हैं हम लोग, तो वो कंफ्यूज हो जाता है जी सर। कि इनकी कौन सी अलग होगी, कैसे हार्मोन बढ़ा दिया। और कारण क्या है? सिर्फ यही है कि अधूरा नाम बोलना। अब मेरा नाम बलराम शाह है, आप शाह जी कहेंगे तो शाह जी तो दुनिया में पता नहीं कितने होंगे शाह जी, बहुत होंगे। या खाली बलराम कहेंगे तो बलराम तो पता नहीं कितने बलराम होंगे, सैकड़ों बलराम होंगे पूरे शहर में, पूरी दुनिया में। फुल नेम ले तो लो। मेरा नाम पूरा लेते हैं आप, बलराम शाह जी। बलराम शाह जब कहते हैं तो पता लग जाता है कि हाँ भाई फलाना व्यक्ति है। जी तो उसी तरह जब हम डॉक्टर लाजपत राय मेहता न्यूरोथेरेपी नहीं कहेंगे तब तक इसका पैटर्न नहीं बन पा रहा है, नहीं समझ पा रहे हैं लोग, नहीं मैं भी समझ पा रहा, ना ही लोग समझ पा रहे हैं। लोग समझते हैं फिजियोथेरेपी के बारे में बात, जी लोगों को याद हो चुका है फिजियोथेरेपी, कंट्रास्ट हो चुका है, हर किसी को पता है कि फिजियोथेरेपी। जी। आप 10 बार उसे न्यूरोथेरेपी बताते हो, बार बार फिजियोथेरेपी बोलता है। जिसे हमारी कितना कई भी न्यूरोथेरेपी सर कितना भी बोल देती हूँ पेशेंट को कि आप यहाँ पे कौन सा ट्रीटमेंट लिए हैं, तो न्यूरोथेरेपी यहाँ पे रटा देती हूँ, बाहर जाके वो बोलेंगे कि हम फिजियोथेरेपी करा के आए। हाँ या बोलेंगे मालिश करवा के आए। और सर हम योग से प्रसिद्ध है, तो हमारा नाम ऐसे ही योगी संजू देवी के नाम से प्रसिद्ध है, तो लोग जाकर के सभी कहते हैं एक्सरसाइज करा के आए। हाँ ये एक्सरसाइज करवाते हैं वो लोग। अब देखिए कितना बड़ा दुर्भाग्य है, जिस काम को कर रहे हैं उसका पूरा नाम नहीं बोलते हम लोग, पता नहीं क्या दिक्कत है बोलने में। अरे भैया बोलो ना एलिमेंट्री न्यूरोथेरेपी, तो पूछेगा एलिमेंट्री क्या है, तब बोलो लाजपत राय मेहरा न्यूरोथेरेपी। सर बोर्ड पे भी एलिमेंट्री लिख सकते हैं क्या? ओहो, बोर्ड पे ही तो लिखना है एलिमेंट्री, और बोलना भी तो एलिमेंट्री, तभी तो पहचान होगी अलग से। जी जी जी। लोगों ने न्यूरोथेरेपी सेंटर लिख रखा, एलिमेंट्री शाह न्यूरोथेरेपी वेलनेस सेंटर। ओहो। एलिमेंट्री शाह न्यूरोथेरेपी वेलनेस सेंटर। ओहो, जी बिल्कुल। जो भी आपका नाम है पहले एलिमेंट्री लिखो, उसके बाद आगे की शुरुआत करो, न्यूरोथेरेपी को बाद में डालो कि हम इस पद्धति से काम करते हैं। हम एक न्यूरोथेरेपी पद्धति है, चिकित्सा पद्धति है, उस पद्धति के पैटर्न पे काम करते हैं, इसलिए हम लोग न्यूरोथेरेपी को लिख रहे, इसलिए हमने न्यूरोथेरेपी को लिखा है। जैसे एलिमेंट्री लिखने के बाद अपना नाम लिखा, उसके बाद आपने न्यूरोथेरेपी वेलनेस लिखा। वेलनेस का मतलब क्या हो गया? कल्याण। हिंदी में क्या बोलते हैं? कल्याण। कल्याण। कल्याण उसका कोई चिकित्सा नहीं है, वेलनेस का मतलब कोई चिकित्सा नहीं, कल्याण करना यानी कि सेवा करना जी। यानी कि दबाते तो सेवा हो गया ना। हम अपने माता पिता का हाथ पैर दबाते हैं, भाई बहनों का हाथ पैर दबाते हैं, घर में अपने बच्चों को भी अगर कुछ होता है तो हम लोग उसके हाथ पैर दबाने बैठ जाते हैं, छोटा बच्चा गोद में होता है, ये सो जाएगा आराम से। तो ये सारे वेलनेस में आता है, यानी कि कल्याण यानी कि सेवा। और ऊपर से भारत की पद्धति है, तो भारत की पद्धति का मतलब क्या हुआ? सेवा करना। भारत ने जो भी चिकित्सा बनाई है सब सेवा के भाव से बनाया जी। किसी में भी कोई संघार नहीं किया। अब आयुर्वेद बनाया, आयुर्वेद में क्या कर दिया? दवाई, उसमें जड़ी बूटियों का दिया। क्या वो चाहती तो अंग्रेजों की तरह ये जो एलोपैथिक है, दवाइयों में से ब्लड में से निकालना, हड्डियों में से निकालना है, वो जानवरों में से निकाल के दवाई बनाना, इसमें से निकाल लिया, गाय में से निकाल लिया, भैंस में से निकाल लिया, सुअर में। सबसे ज्यादा दवाई बनती है सुअर और गाय से, सबसे ज्यादा दवाइयां बनती है। सर ये दवाई एलोपैथी अलग अलग खाती होती ये आयुर्वेद की दवाई की बात कर रहा हूं मैं भाई, नहीं एलोपैथिक की बात कर रहा हूं मैं। वो जो गोली होती है, गोली में क्या होता है? बैक्टीरिया बेहोश करके ड्रग्स द्वारा
उस बैक्टीरिया को बेहोश करके रखते हैं, जी उसमें ड्रग्स डालते हैं जिससे कि वो बेहोश पड़ा रहे। जब आपकी बॉडी, जब आप उसे ग्रहण करते हैं तो आपकी बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री होता है। तो वो उसका जो दवाई को जो ड्रग्स डाला हुआ है, उस ड्रग्स की जो वैल्यू है खत्म हो जाती है और वो बैक्टीरिया गर्म पाता है, बॉडी का टेम्परेचर पाता है, उस टेम्परेचर में उससे होश में आना है। तब वो होश में आता है, होश में आके वो हमारे ब्लड के द्वारा सर्कुलेशन करता है। तो थाइमस ग्लैंड के पास जाता है, थाइमस ग्लैंड देखता है उसमें कौन सी बीमारियों का बैक्टीरिया होता है जी है ना। वो थाइमस ग्लैंड देखता है, अरे अच्छा तू तो पहले भी आ चुका है, सर्दी लगा था ना, तू भी पहले आ चुका है। तो थाइमस ग्लैंड को मालूम है, तो मेमोरी से निकलता है, उसे पता है कि ये बैक्टीरिया आएगा तो 500 आदमी भेजने हैं मैंने। तो थाइमस ग्लैंड फटाफट सेना बनाएगा, 500 आदमी को, 600 आदमी को बनाएगा, उसकी तरफ भेज देगा, जाओ भाई मारो मारो। तो एक दिन खूब लड़ाई झगड़ा हुआ तो बुखार आ गया। जब मारा पेटी चालू हुआ तो वहां बुखार आ गया, शरीर का तापमान बढ़ गया। हमने बोला अरे बाप रे, शरीर का तापमान बढ़ गया, बुखार आ गया। वो बुखार नहीं आया, वो लड़ाई हो रही है, वो बैक्टीरिया के साथ खून खून खराबा हो रहा है। तो उसी के कारण हमारे बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है और हम लोग पहले दिन ही गोली खाकर बैठ जाते हैं। जब तक आयुर्वेद के हिसाब से हमें 3 दिन तक बुखार आए तो 3 दिन तक, कम से कम 3 दिन तक किसी भी प्रकार का आहार, यानी चबा के खाने वाले आहार का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। उस 3 दिन में हमें बेड रेस्ट करना चाहिए, बिल्कुल खतरनाक बेड रेस्ट। क्योंकि हमारी बॉडी रिपेयर हो रही है, हमारी बॉडी आगे के लिए रिपेयर हो रही है, लंबा समय स्वस्थ रहने के लिए रिपेयर हो रही है। सर मेरा एक ऐसा परिवार है, पानी हो गया, आज तक हम लोग कोई एलोपैथ मेडिसिन नहीं ली है सर। वेरी गुड, ये तो बहुत अच्छा शरीर हो गया, ये तो बहुत अच्छा शरीर हो गया, है ना। तो जी बुखार में भूखा रहना हमारे बस का, हमारे माता पिता जानते हैं बुखार हो गया तुरंत कुछ ना कुछ खिलाओ भाई, एनर्जी बनी रहेगी, तुरंत जाओ पैरासीटामोल लेके आओ, लाके 2 गोली खिला दिया। फिर वो 2 महीने बाद फिर तबियत खराब। जी अभी गर्मी आई थी तो तबियत खराब होगी, गर्मी जा रही है तो तबियत खराब होगी, अब बरसात की शुरुआत होगी तो तबियत खराब होगी, अब बरसात जाने लगी तो तबियत खराब होगी। अच्छा ठंड आने लगे तो ठंड में बुखार आ गया, तबियत खराब होगी, ठंड जाने लगा तो तबियत खराब होगी। यानी कि 4 ऋतु आया और 8 बार बीमार पड़े। जी 1 साल के अंदर 8 बार बुखार आ गया। अरे एक बार खुल के आ जाना दो, 3 दिन का लिक्विड टाइप पे चले जाओ और बिल्कुल बेड रेस्ट पे हो जाओ, 3 दिन उसे खूब आने दो। हाँ, इस दौरान सर की जो गर्मी है उसको मेंटेन रखो, सर को गर्म मत होने दो, बर्फ पट्टी, ठंडा पट्टी वगैरह डालते रहो, पेट में ठंडा पानी का पट्टी लगाते रहो, सर में ठंडे पानी का पानी लगाते रहो। बुखार आया, अगर बुखार 101 के पास पहुंच गया तो तुरंत उसको 100 तक लाके रखना है। क्यों? उन्हें लड़ने दो, कोई बात नहीं, उन्हें हमें मेंटल रखना है, ठंडा रखना है, कि अपने लोगों को ठंडा रखना है। जो हमारे थाइमस ग्लैंड से जो हमारे एंटीबॉडी बढ़ रही है, वो जो हमारे सेना है उनको हावी नहीं होने देना है, उन पे हावी नहीं होने देना, उनको उन पे हावी होने देना है, दुश्मन पे। तो उसके लिए क्या करना है, हमें अपने सर को ठंडा रखना है जिससे कि सर पे ना चढ़ जाए। जी जी सर पे बुखार और टेम्परेचर जो है बुखार ना ठंडा चढ़ रखने जाए। के लिए ठंडे पानी की जरूरत है या फिर सर बर्फ से ही भी, बर्फ भी रख सकते ठंडे हैं? पानी हो गया, ठंडा पानी हो गया, बर्फ का पानी हो गया, बर्फ की पट्टी हो गई। जी जी अगर पैर का तलवा गर्म हो रहा है, हाथ का तलवा गर्म हो रहा है, तो हाथ में पूरे में पानी डालिए। सिर्फ सीने के ऊपर एक चादर रख लीजिए, जी इस सीने के ऊपर एक चादर रख दीजिए जी। जिससे सीने में हवा ना पानी लगे। ठंडा पानी नहीं डालना है सर? नहीं, सीने पे नहीं डालना है ठंडा पानी, और बाकी पूरी बॉडी पे हम डाल सकते हैं, जी जी बाकी पूरी बॉडी को हम नहला सकते हैं, धुला सकते हैं। अब जब बुखार सर से ऊपर चला जाए, जैसे कई लोगों का बुखार होता है 3-4 तक पहुंच जाता है, उस दौरान तो डॉक्टर लोग भी नहला देते हैं, उन्हें बर्फ के पानी में डुबो के रख देते हैं। क्योंकि उस समय डुबोना इसलिए जरूरी है क्योंकि उसका बॉडी टेम्परेचर को कम करना जरूरी है, नहीं तो उसका ब्रेन की मेनिंजाइटिस सूजन आ जाएगा। जी जी ब्रेन में जो मेनिंजाइटिस है, मेनिंजाइटिस में सूजन आ जाएगा। अगर उसमें सूजन आ गया फिर गड़बड़ हो जाएगा ना, फिर तो उसको पागलों की तरह हरकत करेगा, बड़बड़ करेगा या कोमा में चला जाएगा, कई चीजें हो सकती है।
इन्फ्लामेशन के कारण हो जाता है। इन्फेक्शन से इन्फ्लामेशन में परिवर्तन हो जाता है, इसलिए मेनिंजाइटिस हो जाता है ब्रेन में। अभी कुछ दिन पहले मेरे पास एक पेशेंट आया था जो 15 दिन से सोया नहीं था। 15 दिन हो गए तो सोया नहीं था वो। उससे लोग दिखते थे मारने के लिए आ रहे हैं, काम के लिए बुला रहे हैं, घर भाग जाता था छोड़ छोड़ के कि पैसा लेने वाले आ रहे हैं। ठेकेदार था ना वो, ठेकेदार था, तो उसको बुखार चढ़ गया था सर पे। अब 10-15 दिन तक बंदा सोया नहीं था। अब हमारा 10 मिनट में बंद हो जाएगा ये, तो 10 मिनट बाद फिर जुड़ेंगे हम, ठीक है? ठीक है सर। है ना? तो वो 15 दिन तक आया नहीं था, सोया नहीं था बिल्कुल। तो हम मेरे पास लेके आए कि उनकी बेटी लेके आई कि अंकल जी इनको क्या करना है देखो जरा, आप इनको हॉस्पिटल में एडमिट करवाना है। तो मैंने लिया भाई, कोई बात नहीं, यहाँ पर हमारे यहाँ एम्स हॉस्पिटल है, जॉली ग्रांट हॉस्पिटल है, यहाँ एडमिट करवा दो। तो मैं तो बोल नहीं सकता कि मेरे पास ट्रीटमेंट करवाओ, मैं क्यों बोले जाऊं पहले अपने आप ही। तो वो लड़की बोलने लगी नहीं अंकल जी आप देखो, आप देखो पहले। तो मैंने उसको ट्रीटमेंट दिया, पहला ट्रीटमेंट क्या दिया, 30 मेडुला 6 ADR 2 बार दिया। उसके 1 घंटे के बाद मैंने उसको 30 मेडुला 6 ADR 3 बार दिया। 1 घंटे के बाद जो बंदा सोया, अगले दिन दोपहर को 1 बजे उठा, खाना भी नहीं खाया, फिर उठ के मेरे घर में ही सो गया हो, मेरे सेंटर में ही सो गया। फिर बगल वाले में उठा के लेके सुलाया, फिर खाना खुना खिलाया, फिर खाना खिला के फिर मैंने ट्रीटमेंट दिया दोबारा। जी। उसको 6-7 दिन ट्रीटमेंट चला। माइंड में भी इन्फ्लामेशन हो जाने की वजह से अनिद्रा आ सकती है। हाँ, जो मेनिंजाइटिस है ना, इसमें आदमी क्या होता है, पागलपंती करता है, पागलों की तरह हरकतें करता है, उसे लोग दिखते हैं, भागने लग जाता है, उठपटांग बातें करता है, खाना नहीं खाएगा, पानी नहीं पिएगा, सोएगा नहीं, खाना खाते खाते 2 गप्पा खाना खाएगा, भाग जाएगा छोड़ के, सोएगा नहीं, सबसे बड़ी बात है सोएगा नहीं। तो ये है मेनिंजाइटिस की, मतलब ये सूजन आना ब्रेन में, ब्रेन की नसों में। और ये किसलिए होता है, फीवर के कारण। ये होता है फीवर के कारण, जब सर में बुखार चढ़ जाता है। इसीलिए पानी की पट्टी अहम है। बुखार आते साथ सर में बुखार को आने दो, कोई दिक्कत नहीं है, मगर सर में पट्टी 1.5 घंटा 2 घंटा जितनी देर बुखार है, सर में पट्टी चलाते रहो, पानी की पट्टी। जी। सर को गर्म होने नहीं देना है, सर ठंडा रहना चाहिए। मैंने देखा हमारे पास आते हैं, सर बहुतों का ये रहता है कि जैसे कि माइंड में बुखार आ जाता है, तो एलोपैथी वाले तो ठीक ही नहीं कर पाते हैं सर। हाँ, उनके पास इन्फेक्शन की दवाई है ना, इन्फ्लेमेशन की दवाई नहीं है ना। तो सर जब ब्रेन में फीवर आए तो क्या सर उनको इन्फ्लेमेशन का ट्रीटमेंट देना चाहिए? और कैसे ठीक करोगे, क्योंकि हम जो बनाते हैं वो बॉडी का ही केमिकल बनाते हैं। अब हमने 6 ADR दिया, 6 ADR ने क्या बनाया, एस्टोराइड बनाया। एस्टोराइड का बेसिक केमिकल क्या है, कोलेस्ट्रॉल। जब हमने एस्टोराइड बनाया, हमारा एस्टोराइड ब्लड के थ्रू ब्रेन तक पहुंच जाता है। जी सर। हमारा एस्टोराइड, क्योंकि तो बॉडी का बनाया हुआ एस्टोराइड है ना, वो तो बाहर से तो है नहीं। जी नहीं भाई किसी जानवर का नहीं है, या क्रिमिक का नहीं है ना, या बनाया हुआ तो है नहीं, या किसी जानवर में एस्टोराइड निकाला हुआ तो है नहीं। शरीर ने तैयार किया उस चीज को, ये तो बॉडी ने तैयार किया ना, एड्रिनल ग्लैंड ने तैयार किया, जी है ना। तो क्या हुआ, वो अपने हिसाब से काम करना, वो तो कहीं भी जा सकते हैं ना, वो तो आजाद है, वो तो शरीर की चीज है, वो तो ब्रेन में भी जा सकती है, हर जगह जा सकती है। जी बिल्कुल। तो ब्रेन के अंदर ब्लड ब्रेन बैरियर है, जो बाहर की चीजों को जाने नहीं देता, मगर हम तो अंदर की चीज बना रहे ना, जो शरीर का है उसी को बना रहे, वो तो जा ही सकता है जी, है ना। इन्फ्लामेशन काम आता है उसमें, 1 पॉइंट लीवर, सोने पे सुहागा, 6 मेडुला, एम हेबरिंग, ये इसकी दवाई है। जी इसकी दवाई है 1 पॉइंट लीवर, 6 मेडुला, एम हेबरिंग,
डायबिटीज का यही बीमारी का यही इलाज है, बस इतना सही है और कुछ नहीं है। सर क्या बोल रहे हैं, 1 पॉइंट लीवर 6 मेडुला और इन्फ्लेमेशन। 1 पॉइंट लीवर इंटू 1 पॉइंट लीवर इंटू 6 ट्रीटमेंट, जी सर। है ना। इसको 1 पॉइंट लीवर में 6 बार देना है और 6 मेडुला, जी ठीक है। उसके बाद इन्फेक्शन इन्फ्लामेशन ट्रीटमेंट, फिर उसके बाद एमएवरी ये इसका ट्रीटमेंट है पूरा। बाकी पेशेंट के अकॉर्डिंग ऊपर नीचे रोज हमें, अभी देखो हम पढ़ेंगे किताब, इसमें कैसे लिखा हुआ है, जो बात हम बार बार बोलते हैं उस बात को गुरुजी ने कितने शानदार तरीके से बोला, फिर भी लोग समझने को तैयार नहीं। सर जी ये मुझे शुरू करते हैं, ठीक है ना। ये मुझे थोड़ा थोड़ा ये जो आपने जो केस बताया ये परसिक्यूटरी फीलिंग्स में आता है, जो स्किज़ोइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर जो होता है ना, स्किज़ोफ्रेनिया वाले, इसमें वो ये जो हेलुसिनेशन जो होते हैं उसको जो हेलुसिनेशन हुए परसिक्यूटरी हेलुसिनेशन हो गए, उसमें उसको ऐसा लगता है कि कोई तो भी मुझे मारने आने वाला है, कोई तो भी मेरे को नुकसान पहुंचाने वाला है। ये परसिक्यूटरी टाइप ऑफ हेलुसिनेशन, यानी ये इंसोम्निया प्लस स्किज़ोफ्रेनिया का ट्रीटमेंट है। ये बहुत बढ़िया ट्रीटमेंट दिया सर जी आपने, बहुत अच्छा लगा। जी जी। तो मेन क्या है ना, हमें छोटा सा चीज समझना है, बड़ा की जरूरत नहीं, हमें ज्यादा लंबी कहानी की जरूरत नहीं, ज्यादा बीमारियों पे जाने की जरूरत नहीं है। हम सिर्फ कॉज को समझ लें तो उस पर काम करेंगे तो तुरंत हमें लाभ मिलेगा, ठीक है ना। तो जैसे कल हम लोग थोड़ा 2 मिनट है, मेरे ख्याल से 1.5 मिनट है, इसी में बात कर लेते, उसके बाद पढ़ाई चालू कर लेंगे। अब बंद होने के बाद जब जुड़ेंगे तो हम लोग पढ़ाई चालू करेंगे। तो जो कल बम्बू स्पाइन वाली बात हो रही थी, जिनको था एंक्लोजिंग स्पॉन्डिलोलाइटिस, तो उनको ध्यान रखें, उनको मुखाधोती बाकी सारी दवाइयां बंद कर दें, जो भी ट्रीटमेंट दे रहे हैं अभी बंद कर दें, उनको मुखाधोती करें, जिससे उनके ज्वाइंट का जब तक दर्द खत्म ना हो जाए, हाँ इस बीच में हाथों से ट्रीटमेंट दे, न्यू स्टार मोडिफाइड ट्रीटमेंट जो है हाथों से दे, पैरों का इस्तेमाल ना करें उनके शरीर में, हाथों से इस्तेमाल करें। और अगर पैरों का करें तो वजन आपका 2 किलो से ज्यादा ना हो, 2-3 किलो से ज्यादा ना हो, और उनके चेहरे की तरफ देखते रहना है। अगर जरूरत पड़े तो 100 ग्राम वजन ही रखो, क्योंकि चेहरे में दर्द नहीं महसूस होना चाहिए। उनके हाथ अगर आपको हवा में भी रख के उनको ट्रीटमेंट देना पड़े तो वैसे ही दीजिए, उससे भी काम कर जाएगा। जरूरी नहीं है हमें दबा के देना है, क्योंकि ट्रीटमेंट जो होता है मनोवैज्ञानिक होता है। ये कॉन्फिडेंस पे ठीक होता है आदमी, विश्वास पे ठीक होता है आदमी, खुद को टारगेट बनाना पड़ता है, तब जाके वो व्यक्ति ठीक हो सकता है। जिस व्यक्ति ने बीमारी का टारगेट नहीं बनाया ठीक होने का, उस व्यक्ति को ठीक होने में भी टाइम लगता है। तो पेशेंट को टारगेट बनाना पड़ता है, मगर मजबूरी यह है कि पेशेंट डॉक्टर से पूछता है कि आपने कितने दिन का टारगेट बनाना है, कितने दिन में ठीक कर दोगे मतलब उल्टा होता है, क्या करें बताओ। जबकि बीमारी तो पेशेंट को है, उसको भली भांति मालूम है कि मेरी बीमारी कितने हद तक है और कितने दिनों से है और कितना पुराना है और कितना दर्द है, सीवियर या कम दर्द है। ये जो अनुभव है ये कौन कर सकता है, उसके अलावा कोई और कर सकता है क्या? कितना भी बता दो, क्या दर्द का अनुभव कर सकते हैं आप? नहीं कर सकते। तो कौन कर सकता है? टारगेट कौन बनाएगा? पेशेंट। पेशेंट है सर। मगर उल्टा होता है हमारे साथ, वो हर किसी के साथ होता है, ये खाली नहीं कि हमारे साथ भी होता है। आयुर्वेद के साथ भी होता है, होम्योपैथिक के साथ भी होता है, एलोपैथिक के साथ भी होता है, पंचकर्मा के साथ भी होता है, सबके साथ वही होता है। और सबने एक ही बात बोलना होता है, संतुष्टिजनक। बस 2-4 दिन ले तो लो, आप ट्रीटमेंट देखो, 2-4 दिन में आपको पता लग जाएगा सारे। अब ये तो कह नहीं सकता 2-4 दिन में ठीक हो जाएगा। हम तो यही कह सकते हैं ना, 2-4 दिन लिख के तो देखो सारा, तभी तो पता लगेगा क्या स्थिति है। आप खुद कहोगे वाह क्या बात है। तो ये जो प्यार वाली बातें ये तो हमें कहनी ही पड़ती है, क्योंकि पहले दिन जो पेशेंट आया उसको जो हमने हाथ पैर दबाया उसका दर्द तो 3 दिन रहेगा उसके शरीर में। 3 दिन बाद से धीरे 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 कम होने लगेगा। 1 हफ्ते बाद, 1 हफ्ता 10 दिन के बाद से जब आप उसको पर
प्रेशर देंगे तो उसे अच्छा लगने लगेगा। 15 दिन के बाद से पूरे बॉडी का प्रेशर दे दोगे, सो जाएगा, उसको पता भी नहीं चलेगा। फिर वो आंख बंद करके सोया रहेगा, आप उसके ऊपर कूदते रहो पूरा वजन देके, उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मगर पहले दिन जब आपने छुआ, दूसरे दिन जब छुआ तो हाँ कमर दर्द टाइले हैं बापू जी, ठीक हो, सब ठीक हो जाएगा, उसको समय तो दो, सब ठीक होगा। अब कमर दर्द, घुटना दर्द, पेट, सब सर ठीक हो मामा जाएगा। स्पाइन वाले को क्या सा ट्रीटमेंट बताया आपने सर? शुरुआती न्यू स्टार मोटिफाइड होता है, आरे वालों का जो होता है ना, आरे वालों का, जी आरे फैक्टर वालों का क्या होता है, इसमें लीवर जीरो ज्यादा, लीवर जीरो जो है जी वो ज्यादा दर्द होता है, तो जीरो में कम दर्द होता है, मगर होता दोनों में है। दर्द जो है आरे वाले के दोनों में दर्द होता है, दोनों उंगलियों में दर्द होगा उसमें। लिवर जीरो और म्यूकोस जीरो दोनों में होता है? हाँ, दोनों में दर्द होगा उसके दोनों। जब फिंगर चेक करेंगे तो राइट वाले में उसके ज्यादा दर्द होगा, लेफ्ट वाले में कम होगा। जब म्यूकोस जीरो चेक करेंगे तो म्यूकोस जीरो में कम होगा, लीवर जीरो में ज्यादा होगा उसका। यही तो पहचान है जी, यही तो उसकी पहचान है। पहचान क्या है? यही तो है कि दोनों उंगलियों में दर्द होगा, राइट में ज्यादा होगा, लेफ्ट में कम होगा। तभी तो हम उस पर लिखेंगे आरे, जहां दोनों उंगलियों में दर्द हुआ और उसने बोला राइट में ज्यादा लेफ्ट में कम है, तुरंत उसके ऊपर लिख देना है आरे, जी जी तुरंत लिख देना है आरे। आरे का मतलब ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। आरे का क्या मतलब हो गया? आरे वाले जी, जितने जितने भी आरे वाले होते हैं सर, उसको ट्रीटमेंट से पहले मुखादती होना चाहिए या ट्रीटमेंट के बाद? नहीं नहीं, पहले होगा भाई जी, क्योंकि पेशेंट पहले घर पे तो मुखादती करते करनी हैं, है। उसका भरोसा नहीं कर सकते सर, तो यहाँ खुद से करवाना होता है भाई, अपने सामने। हाँ, तभी तो मैंने बोला ना 10 मिनट पहले आप बिठाकर उसे मुखादती करवाइए, ठीक है, और पेशेंट को समझा दीजिए भाई इसके अलावा कोई चांस नहीं है, जी इसके अलावा कोई चांस नहीं है। पैसा कोई बड़ी चीज नहीं, आप मुझे कितना पैसा दे दोगे, रोज तुम पैसा दोगे, कितने दिन दे दोगे, क्योंकि तो लंबा इलाज चलना है। अगर आप हेल्प नहीं करोगे इसमें तो आप तो सालों साल खिंच जाओगे, जी जी तो इसमें तो सर, आपको हेल्प करना ही जॉइंट की सिंचाई भी पड़ेगा। बहुत जरूरी है, सारे वो जॉइंट बाद की में, सिंचाई भी बहुत। हाँ, उन्हीं से बोलना है कि वो धीरे धीरे करें, क्योंकि बहुत दर्द होता है भाई। अगर आप करोगे तो आप समझ नहीं पाओगे ना उस दर्द को, उससे उनका दर्द बढ़ जाएगा। और तो उनको खुद बोलो कि भैया आराम आराम से करो, है ना, खुद घिसते रहो, अपने हाथ घिसते रहो, गर्दन पे हाथ मारते रहो, पीठ पे हाथ मारते रहो जहां तक खा जाता है। उनके परिवार वालों को बता दो कि बिल्कुल रुई की तरह, जैसे रुई के ऊपर हाथ मारते हैं इस तरीके से हाथ मारना है स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर, है ना। जितने भी ज्वाइंट है शरीर के अंदर, पैर की उंगलियां हैं, जो भी है, घुटने वगैरह, पेल्विक वगैरह, एवियन वगैरह, जितने भी ज्वाइंट है, इन सारे में मसल्स में आराम आराम से हमें हाथ हल्का मारना है, कि क्योंकि दर्द बहुत ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा पेन होता है इसमें, असहनीय पेन होता है। वो तो पता नहीं कैसे सहते रहते, पेन किलर खाते रहते हैं। ये पेन किलर जब वो ज्यादा पहुंच जाता है, जब वो अति हो जाता है, तब उंगलियां भी छोटी होने लग जाती है, हाथ की उंगलियां, पैर की उंगली सुकुड़ सुकुड़ के छोटी हो जाती है। टेढ़े मेढ़े भी होने लगते हैं सर? हाँ, टेढ़े मेढ़े सिकुड़ जाते हैं, हाथ पैर के, हाथ के हाथ, उंगली, पैरों की उंगली कड़क हो जाएगा बिल्कुल। सूजन भी आ जाते हैं, हाँ, दर्द भी हो जाते हैं। हाँ, यूं हो जाएगा बिल्कुल, यूं घूमेगा, पूरा का पूरा घूमेगा, है ना। तो ये इन्फ्लामेशन की है, इसीलिए जब भी दोनों उंगली में आए तो तुरंत आरे लिख देना चाहिए, इससे हमें ये पता लग गया कि इन्फ्लामेशन है। और इसकी पहचान है एक से अधिक जोड़ों पर दर्द हो, घुटनों में जैसे दर्द हो रहा है, घुटने में दर्द है तो यह अलग चीज हो गया, घुटने का दर्द एक अलग सिस्टम हो गया, ठीक है। अगर दोनों घुटने में दर्द है तो कोई टेंशन की बात नहीं है, मगर घुटने के अलावा कोहनी में आ गया, एड़ी में आ गया, कमर में आ गया, गर्दन में आ गया, और लीवर जीरो और म्यूकोस जीरो में दर्द भी है। लीवर जीरो में ज्यादा दर्द है और लेफ्ट फिंगर में कम है, राइट फिंगर में ज्यादा है। पहले पर्ची के ऊपर लिख दो तुरंत आरे,
देना है हमें, उन चीजों को लिख दो। यानी कि जो जो चीज इम्यूनिटी को हाइपर करती है उन सभी पॉइंटों को हमने नहीं देना है। थाइमस नहीं देना है, थाइमस चेस्ट नहीं देना है ना, आरएमपीट नहीं देना है, लिम्फ नोड नहीं देना है। थाइमस चेस्ट, सिर्फ थाइमस नहीं देना या थाइमस चेस्ट नहीं देना है सर? दोनों नहीं देना है। थाइमस चेस्ट अगर दोगे आप, जैसे इंजरी में देते हैं ना हम लोग थाइमस चेस्ट, जी थाइमस और चेस्ट देने के बाद हमें आरएमपीट देना पड़ता है। जी जी बगल में घिसते हैं ना हम लोग। जी सर। हाँ, तो थाइमस और चेस्ट जब एक साथ देंगे तो हम आरएमपीट को घिसेंगे। अगर जब सिर्फ थाइमस देंगे तो हमें आरएमपीट को नहीं देना है, या चेस्ट देंगे तो हमें आरएमपीट को नहीं देना है। तो ऐसे पेशेंटों को हमें 8 चेस्ट 20 राउंड एरो देते हैं कि जिससे कि उनका हार्मोन्स, केमिकल इत्यादि बैलेंस हो जाए और सभी ऑर्गन में ब्लड सप्लाई पहुंच जाए, ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जाए। तो हम लोग 20 राउंड एरो देते हैं और 8 चेस्ट देते हैं, है ना। आने वाले को ऑर्गेन्स क्लियर भी हमको लगता है बहुत अच्छा काम करेगा। हाँ ना, ऑर्गन क्लियरर हो गया, सुधाकर हो गए, ये इन्हीं लोगों के लिए है। जी ऑक्सीजन ट्रीटमेंट हो गया, ये इन्हीं लोगों के लिए बना हुआ है। ये इन्हीं पे तो ज्यादा काम करता है, मगर बस ये है कि जिस भी पॉइंट को दे कभी ताकत का इस्तेमाल ना, सुधाकर दे तो ताकत ना लगाए, सिर्फ हाथ उस जगह पे रखकर हाथ को घुमाना है 6 बार इधर, 6 बार क्लॉकवाइज, 6 बार एंटी क्लॉकवाइज, एक मनके पे, है ना। 31 के मन को पूरे C7 से लेकर स्टार्ट करना है और पूरा का पूरा S4 तक जाना है। जी वहां से फिर वापस होना है। अगर हमने नीचे आके छोड़ दिया तो कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा। अगर हम ऊपर से लाके नीचे छोड़ देंगे, फिर ऊपर से लाएंगे, फिर नीचे छोड़ देंगे, तो कॉन्स्टिपेशन आ जाएगा उसे। ये भी ध्यान रखना। कई लोग क्या करते हैं, सुधाकर देते हैं या क्या करते हैं, ऊपर से लाए नीचे छोड़ दिया, सुधाकर ऊपर लेके नहीं जाते। तो कभी ऐसा नहीं करना है, ऊपर से क्लॉकवाइज करते हुए लाएंगे तो नीचे से फिर वापस जाना है क्लॉकवाइज करते हुए। तो जब भी छोड़ना है सर ऊपर जाके छोड़ना है। हाँ, ऊपर जाके ही छोड़ना है। अगर नीचे छोड़ दिया तो कॉन्स्टिपेशन आ जाएगा। और उनको तो ऑलरेडी समस्या है, उनको तो ऑलरेडी कॉन्स्टिपेशन की समस्या होती है, यूरिक की समस्या होती है, पेट से जुड़ा हुआ, क्योंकि पेट इनका लंबे समय से खराब है। यूरिक की समस्या इन्हें सालों से है, सालों से इन्हें यूरिक की समस्या है, तब जाके इन्हें ये समस्या आया है। ये पहले बम्बू स्पाइन या आरए पॉजिटिव या ऑर्थोराइटिस ये सब पहले नहीं आते, कई साल से होते हैं। ठीक। अब बहुत तपस्या करनी पड़ती है, ये ऐसी ऐसी बीमारी लाने के लिए बहुत तपस्या करनी पड़ती है। सालों तक तो पहले कब्ज बना के रखो, फिर सालों तक प्रैक्टिस करो कॉन्स्टिपेशन को बनाए रखने की, अभ्यास करो खूब। फिर जब आप खूब अभ्यास करते हैं, कॉन्स्टिपेशन को निरंतर बनाए रखते हैं, फिर उसके बाद आपका डाइट पूरा हार्मोनल सिस्टम बिगड़ता है, तब उसके बाद यूरिक शुरू होता है। फिर लंबे समय तक जब आप यूरिक को बड़े प्यार से पालते हैं, बड़े प्यार से पालते हैं, उसके बाद जाके रंग बिरंगी बीमारियां, बड़ी बड़ी बीमारियां ये तब आती है। यहां तक कि कैंसर भी जो आता है वो यूरिक की वजह से ही आता है। तो बड़ी बड़ी बीमारियों का जो गुरुजी ने अपने रिसर्च किया, गुरुजी का जो अनुभव रहा, गुरुजी ने जो अनुभव था वो ये था कि बड़ी से बड़ी बीमारी का कारण जो है यूरिक है। तो ये नहीं कि यूरिक भी एक दिन में आ जाता है। सबसे छोटी बीमारी है कब्ज, और कब्ज जो है सभी रोगों की जननी है, रोगों की जननी है कब्ज। कब्ज मां है, वो बच्चे पैदा करती रहती है, वो रोग के बच्चे पैदा करती रहती है। धीरे 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 नाना प्रकार के रोग आते जाते हैं, वो धीरे 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 धीरे, और उसी को हम लोग बिल्कुल लाइटली लेते हैं। अरे यार कब्ज तो आम लोगों को होती है, सबको होती है, तो इसका मतलब थोड़ी कि मैं डॉक्टर के पास पहुंच जाऊं, ये दवाई खाने लग जाऊं। अरे पहले दिन अगर महसूस हुआ हमें कब्ज हो गया तो तुरंत उसको 3 दिन में ठीक हो जाएगा। जो सिस्टम बिगड़ा है वो 3
दिन से 5 दिन या 1 हफ्ते में ठीक हो जाएगा। अगर हमें आज पता लगा है तो तुरंत हम उसको चले जाए तो 5-7 दिन में ठीक हो जाएगा। जब हमने उसको पाला तो कई महीने लगेंगे ठीक होने में, कई महीनों का काम है। यूडीएफ को आप कभी भी 10 दिन में ठीक नहीं कर सकते, क्योंकि यूडीएफ एक चीज नहीं है ना, ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड है कि अनपचा खाना है खाली। आपको तो हार्मोन्स भी अनबैलेंस कर दिया ना उसने, पूरी बॉडी का स्ट्रक्चर अनबैलेंस कर दिया ना उसने। यहां तक कि बॉडी का टेम्परेचर हो या हाइपोथैलेमस या पिट्यूटरी ग्लैंड जो हमारे बॉडी का संचालन करता है, पूरी बॉडी का मास्टर माइंड है, पिट्यूटरी बिगड़ जाता है, अगला बंदा कंफ्यूज हो जाता है। हाइपोथैलेमस कंफ्यूज, पीनियल ग्लैंड कंफ्यूज, थायराइड ग्लैंड जो बेचारा किसी की नहीं सुनता वो भी कंफ्यूज, पैराथायराइड जो है हमारा पैराथायराइड वो किसी की नहीं सुनता, वो पीनियल ग्लैंड की भी नहीं सुनता। उसी तरह हमारा जो थायमस है ये भी किसी के अंडर में काम नहीं करता। थायराइड तो करता है हमारे पिट्यूटरी के अंडर में काम, मगर जो पैराथायराइड है वो किसी के अंडर में काम करना पसंद नहीं करता। उसी तरह हमारा जो थायमस ग्लैंड है ये भी किसी के नेतृत्व में काम करना बिल्कुल पसंद नहीं करता। ये तो आजाद है, भाई मेरी मर्जी होगी तो मैं काम करूंगा, नहीं होगी नहीं करूंगा। इसका प्रमाण क्या है थायमस का? 12 साल के बाद थायमस ग्लैंड काम करना बंद कर देता है। ये नहीं कि खत्म हो जाता है, वो सो जाता है, उसे बताना पड़ता है कि काम करो। मतलब जो सक्रिय होता है 12 साल तक, जो सक्रिय होता है, जैसे कि कहते हैं कि रेनिन नाम का एक एंजाइम निकलता है हमारे थायमस ग्लैंड द्वारा, एक हार्मोन निकलता है जिसका काम है दूध के प्रोटीन को, कैसिन को बनाना। दूध के प्रोटीन को पचाने का काम कौन करता है? थायमस ग्लैंड से निकलने वाला रेनिन। और वो रेनिन 12 वर्ष के बाद बंद हो जाता है, जिसकी वजह से दूध के प्रोटीन में पाचन में बड़ी कठिनाइयां होती है, उसको पचाना बड़ा कठिन हो जाता है। ऊपर से वो हमारी यानी कि मनुष्य का दूध मनुष्य के लिए तो बहुत लाभदायक है, और एक जानवर का दूध शरीर में हमारे जाता है, एक अलग डीएनए, उसका डीएनए अलग, हमारा डीएनए अलग, हर चीज उसका अलग हमारा अलग। तो कहां लगता है? मुझे लगता है कि मुझे तो नहीं लगता कि कहीं ना कहीं वो करता हुआ कुछ ना कुछ तो देता ही होगा गड़बड़, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ करता ही होगा जरूर। और अभी रिसर्च हुआ है, रिसर्च के दौरान कई लोगों ने बताया है, आयुर्वेद के बड़े बड़े डॉक्टरों ने बताया है, कई लोगों ने बताया है कि भारत में घुटनों का जोड़ों का दर्द, घुटनों का दर्द का कारण दूध है। जोड़ों में दर्द का कारण दूध है। तो पैकेट वाला दूध या गाय वाला दूध? दूध तो दूध होता है, जानवर का दूध है ना, जानवर का, डेयरी का, जानवर का कोई भी प्रोडक्ट वो आपके लिए नहीं है। जानवर का कोई भी प्रोडक्ट वो आपके लिए नहीं है। क्या सर दूध नहीं पीना चाहिए? बिल्कुल, मैंने क्या बोला? जानवर का कोई भी प्रोडक्ट वो मनुष्य के लिए नहीं है। सर हड्डी मजबूत कैसे होगा सर दूध नहीं पिएंगे? ऐसी बताओ, कैल्शियम के अलावा क्या चीज के लिए डिमांड कर रहे हो? दूध क्यों पी रहे हो? कैल्शियम के लिए ना। और कुछ मांगते हो आप दूध से? जी नहीं। आपको कुछ और बताया गया कि दूध में ये मिलेगा, ये मिलेगा, ये मिलेगा, ये मिलेगा, ये मिलेगा, ये मिलेगा? जी नहीं सर, वो हड्डी दूध में डायरेक्ट कोलेस्ट्रॉल मिलता है, डायरेक्ट दूध में डायरेक्ट कोलेस्ट्रॉल मिलता है, डायरेक्ट। क्योंकि एक जीव ही ऐसा है जो कोलेस्ट्रॉल को बना सकता है। जीव मात्र मन प्राणी है ना, वही है जो कोलेस्ट्रॉल को बना सकता है। पेड़ पौधे कोलेस्ट्रॉल को नहीं बना सकते। तो जो कोलेस्ट्रॉल है हमारे शरीर में बनता है तो एक प्रोसीजर के तहत बनता है। जो कोलेस्ट्रॉल हमारे शरीर में बनता है उसके लिए पूरे शरीर को वर्क करना पड़ता है, पूरे हार्मोन्स को मिलाना पड़ता है। जो मनुष्य के हार्मोन्स है उन हार्मोन्सों को मिलाना पड़ता है, जो मनुष्य द्वारा ऑर्गन द्वारा बनाए जाते हैं। हमारे बॉडी के ऑर्गन द्वारा बनाए जाने वाले हार्मोन्स, केमिकल होते हैं, एंजाइम होते हैं, उनके द्वारा फैट का मेटाबॉलिज्म होता है। तो फैट का एक प्रोसीजर है, प्रोसीजर के तहत कोलेस्ट्रॉल बनता है। उसी तरह जानवर का भी सिस्टम का एक प्रोसीजर है, उस प्रोसीजर के तहत उसका कोलेस्ट्रॉल बनता है। जब वो कोलेस्ट्रॉल हमारे शरीर में आता है तो वो अपघाती
जाता है, यानी कि नुकसानदेह हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि जो जानवर का डीएनए है और हमारा डीएनए वो अलग है, मैच नहीं करता सर। मैच कर सकता है क्या, बताइए आप? जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं मैच कर सकता सर। हाँ, अगर हमारी माँ हमें दूध दे रही है, उसका मक्खन निकल रहा है, घी निकल रहा है, तो वो तो हमारे लिए है ना, वो तो अमृत है ना हमारे लिए, क्योंकि हम इंसान है, हमारी माँ भी इंसान है। जी जी। बच्चे के लिए बोला जाता है अमृत है। क्यों बोला जाता है अमृत, माँ का दूध अमृत है? क्यों नहीं बोलते कि बच्चे को गाय का दूध पिलाओ पहले पैदा होते साथ? क्यों नहीं बोलते गाय का दूध अमृत है बच्चे के? तो माँ का क्योंकि वो इंसान का बच्चा है, तो इंसान का दूध ही चाहिए उसे। गाय के लिए, गाय के बच्चे के लिए गाय का दूध अमृत है, उसके बच्चे के लिए वहां अमृत है, क्योंकि वो गाय का बच्चा है, वो उसी डीएनए का है। हमें कैल्शियम के लिए बहुत सारे स्रोत है हमारे पास। अब आप 50 ग्राम गुड़ खा लीजिए, 50 ग्राम गुड़ में कितना कैल्शियम चाहिए आपको, कितना आयरन चाहिए? आप गुड़ खाएंगे नहीं, और आप दूध में कैल्शियम ढूंढ रहे हैं। हरे रंग के पत्ते दार सब्जी, जो हरे गहरे रंग के सब्जियां हैं, जो हरे गहरे रंग के सब्जियां हैं, उनमें कैल्शियम और आयरन भरपूर भरा पड़ा। खाइए ना सर। रागी में भी सर, रागी में भी है कैल्शियम है, आयरन। मखान, रागी, इस सब में है भाई। ऊपर से जैसे अरबी, अरबी सुना है ना आप लोगों ने, अरबी का पत्ता, अरबी, अरबी होता है ना, उनमें क्या होता है, कैल्शियम ही तो भरा पड़ा हुआ है। जी जी सर। वो जो गला खुजलाता है, सुना होगा आपने कि अरबी का पत्ता खा लो या डंडा खा लो या अरबी खा लो तो गला पकड़ता है, वो हाथ में खुजली होती है। हाँ हाँ हाँ। क्यों होती है? वो अधिक कैल्शियम के कारण होती है। वो इसलिए होती है, अधिक है, यानी कि हमें जितना चाहिए उससे अधिक है, उसमें आयरन उसमें अधिक है। इसकी वजह से वो हमारे को महसूस होता है कि अरे हमारे साथ बॉडी के साथ कुछ अलग हो रहा है, कुछ अलग हो रहा है, महसूस होता है। थोड़ी देर बाद वो शांत हो जाता है। जब हमारे डाइजेशन सिस्टम द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, ब्लड के पास पहुंच जाता है, हार्ट, लीवर के पास पहुंच जाता है, लीवर उसे जरूरत के अनुसार अपने अपने केमिकल में तैयार कर देता है, हार्मोन्स के साथ तैयार कर लेता है उसे, और उसे हड्डियों के पास भेज देता है हीमोग्लोबिन बनाने के लिए। आयरन का काम है आयरन को भेजना। आयरन किस में काम आता है? हीमोग्लोबिन में। प्रोटीन, एक प्रोटीन होता है जिसका काम है, हीमोग्लोबिन में क्या क्या पाया जाता है? प्रोटीन और आयरन, आयरन और प्रोटीन पाया जाता है हीमोग्लोबिन में। और साथ में प्रोटीन के साथ में ग्लूकोज चिपक के जाता है उसमें, जो ऑक्सीजन को, जो हर सेल्स को ग्लूकोज ऑक्सीजन प्रोवाइड करवाता है वहां जाकर, जिससे कि वहां ऊर्जा बनती है। ऊर्जा बनने के बाद जब सेल्स में ऊर्जा बनती है तो वहां पर जो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, वही प्रोटीन उसको लेकर दोबारा से लंग्स के पास आता है और हम लोग सांस के द्वारा उसे बाहर निकाल देते हैं। ये निकाल दिया कार्बन डाइऑक्साइड, और लंबी सांस ले ली, दोबारा से हमने ब्लड में ऑक्सीजन को मिला दिया, फिर वह उसका कंटिन्यू काम कर रहा है, वही इस तरह चलने लग गया। फिर दोबारा फिर ऑक्सीजन लिया, सेल्स के पास गया, वहां जाके ऑक्सीजन दे दिया, ग्लूकोज दे दिया, वहां पर कार्बन डाइऑक्साइड लिया, फिर ले आया, लंग्स में छोड़ दिया। यही अंदर चले जाना है, कंटिन्यू चल रहा है, रात दिन 24 घंटा वही चल रहा है, वही चक्र चल रहा है। तो कैल्शियम के लिए खाली दूध नहीं भाई, गुड़ खा लो आप। चीनी इन्फ्लामेशन को बढ़ाता है, इन्फेक्शन को शरीर में लाता है। कहीं भी उसे अगर छोटा सा भी जख्म मिल गया शरीर के अंदर किसी कारण से भी, उसको बढ़ाने का काम वो करेगा। उसको हाइपर एसिडिटी वाला तो गुड़ नहीं ले सकता ना सर? किस चीज वाला? हाइपर एसिडिटी वाला। हाइपर एसिडिटी वाला गुड़ नहीं ले सकता, ये कहाँ लिखा हुआ है? और जलन होने लगता है सर। हाइपर एसिडिटी का जलन हो रहा है वो एक अलग मैटर हो गया ना जी। हाइपर एसिडिटी में हमें क्या करना है? उसके एसिड को कम करना है। हमारे शरीर में कितने प्रकार के एसिड पाए जाते? हमारे ब्लड में एसिड अलग होता है, हमारे स्टमक में जो एसिड होता है वो अलग होता है भाई। HCl जो होता है वो खाने के लिए होता है, जो कच्चा खाना या पका हुआ खाना खाते हैं,
खाने को गलाने के लिए होता है, जो बैक्टीरिया वायरस वगैरह इत्यादि जो खाने के द्वारा जा रहे हैं हमारे स्टमक में, उसको जलाने के खत्म करने के लिए होता है। जी। वो अगर ब्लड में मिल गया तो आप मर जाओगे, वो तो सारी नसें गला देगा, क्योंकि हमारे जितने भी कार्टिलेज, नसें, नर्व वगैरह जो भी बना हुआ सब प्रोटीन से बना हुआ है, सब प्रोटीन से बना हुआ है। कार्बन हाइड्रोक्लोरिक एसिड उसको जला देगा, प्रोटीन को 2 सेकंड में जला देगा, पल भर में जला के खाक कर देगा उसको, और छेद करके निकल जाएगा, बाहर निकल के आ जाएगा। हाइड्रोक्लोरिक एसिड पेट का बाहर निकल के आ जाएगा। वो तो म्यूकस है, जो म्यूकस होती है हमारे पेट के अंदर, वो म्यूकस हमारे प्रोटीन मतलब सेल्स तक पहुंचने नहीं देता, क्योंकि सेल्स जो है 40% प्रोटीन से बना हुआ है ना। तो अगर प्रोटीन सेल्स तक, अगर हाइड्रोक्लोरिक एसिड पहुंच गया सेल्स तक, वो तो जला देगा, उसको मार देगा। तो क्या करते हैं, इसीलिए पूरी बॉडी के अंदर हमारे भगवान ने क्या करा कि एसिड, उसे मालूम है कि एसिड का निर्माण होगा ही होगा, मेटाबॉलिज्म जिस चीज का भी होता है उसमें से एसिड निकलता है, प्रोटीन का हो, कार्बोहाइड्रेट का हो, फैट का हो, जो भी मेटाबॉलिज्म होगा उसमें अलग अलग एसिड बनेंगे। फिर विटामिन का है, जैसे एक विटामिन दूसरे विटामिन में कन्वर्ट होता है, फिर तीसरा में, चौथे में, पांचवा, जितने बार मेटाबॉलिज्म होगा उतने बार सही मात्रा में पानी भी पीना चाहिए, तभी ना ये यूरिक एसिड को सही करेंगे। तो एसिड की डिफिशिएंसी को ठीक करने के लिए हमारे न्यूरोथेरेपी के पास, डॉक्टर लाजपत राय मेहरा न्यूरोथेरेपी के पास बहुत बेहतरीन बेहतरीन फार्मूले मौजूद है। एसिड ट्रीटमेंट आपके पास मौजूद है। अगर उसका रिफ्लेक्स हो रहा है, सीने में जलन होता है, तो कोल्ड ट्रीटमेंट आपके पास रखा हुआ है, आप कोल्ड ट्रीटमेंट भी दीजिए उसे, तो सीने में जलन कम हो जाएगी। सर एसिड के साथ कोल्ड ट्रीटमेंट होना चाहिए या फिर ओनली कोल्ड ट्रीटमेंट सर? नहीं, एसिड कैसे रिफ्लेक्स मार रहा है कि नहीं मार रहा? क्या उनको खाना खाने के बाद या तली भुनी खाने के बाद क्या सीने में जलन होता है क्या उनके? अगर उनके सीने में जलन होता तो कोल्ड ट्रीटमेंट देना है, 10 मेडुला 6 गैस आई सिलिकॉन देना है ना। अगर साथ में कॉन्स्टिपेशन भी है तो 10 मेडुला 2S45 6 गैस आई और 3 कॉल दे दो। अगर सीने में जलन है उसके और साथ में कॉन्स्टिपेशन भी है तो क्या करना है, 10 मेडुला देने के बाद 2S45 दे दीजिए, उसके बाद 6 गैस आई और कॉल दे दीजिए। जी सर। एसिड ट्रीटमेंट देके हम लोग उसको कम कर सकते हैं, ब्लड के एसिड को कम कर सकते हैं, किडनी के प्रोटेक्शन को बढ़ाकर, किडनी के प्रोटेक्शन को बढ़ाकर किडनी क्लियर देके यूरिक एसिड को ज्यादा से ज्यादा बाहर निकाल कर भी हम लोग कर सकते हैं, एसिड को कम कर सकते हैं। अधिक पानी पिला के, अधिक यूरिन करवा कर भी हम लोग एसिड को बाहर निकाल सकते हैं। मल के द्वारा एसिड निकल जाता है, पसीने के द्वारा निकलता है एसिड। हमें ज्यादा से ज्यादा मेहनत करवाना है, उससे कहना है कि भाई एक्सरसाइज करो, खूब एक्सरसाइज करो, पसीने से लथपथ हो जाओ, बिल्कुल पूरे टी शर्ट बनियान जो भी कपड़े पहनते हैं आप सब गिल्ला करो, आप 2 घंटे आपको ऐसी मेहनत करनी कि पसीने से लथपथ हो जाओ, एक एक नस खुल जाए, एक एक नस के जो बाल है, रोए हमारे खुल जाए और पसीना से पूरा भर दे। जो जिसको यूरिक एसिड की शिकायत होती है उसके बदन में देखना कितनी बदबू आती है, उसके पसीने में बहुत बदबू होगी, उसके कपड़ों में बदबू होगी, वो अपने ही बदबू से खुद परेशान होता है। वो दूसरों की जरूरत नहीं होता, अपने बदबू अपने आप ही हाथ सूंघ के अपना भी परेशान आने बदबू से पहुंच जाता है। फिर सर उनको क्या करना चाहिए जिनको पूरे शरीर में बदबू आती है? कोई एसिड ट्रीटमेंट है, किडनी क्लियर दीजिए, एसिड ट्रीटमेंट दीजिए, ऑक्सीजन ट्रीटमेंट दीजिए, लंग्स की क्षमता को बढ़ाइए, किडनी की क्षमता को बढ़ाइए, एसिड देकर उसके एसिड को ठीक कीजिए और 1 पॉइंट लीवर इंटू 16 ट्रीटमेंट देकर जो लीवर यूरिक एसिड को एसिड से कन्वर्ट करे, एसिड यूरिक एसिड में कन्वर्ट करे, उसके लिए लीवर को बताइए, समझाइए कि भाई तुम्हारा काम है। 1 पॉइंट लीवर देके हम लोग क्या बोलते हैं लीवर को कि भाई जो तुम्हारा काम है तुम करो ना, हम उसको बताते हैं कौन सा काम करना है, ये नहीं बताते क्योंकि तो कई हजार केमिकल बनाता है, हम कौन कौन से के बारे में बताएंगे? लीवर तो कई हजार केमिकल को कन्वर्ट करता है ना, हम तो उतना सारा बता नहीं पाएंगे ना उसको। तो हम क्या करते हैं,
तेरा काम है, तू कर तो सही, क्यों बैठा हुआ शांति से। तो 1 पॉइंट लीवर देखे हम उसको काम के लिए उकसाते हैं, जो ब्लड सप्लाई की बाध्यता होती है लीवर के पास, उस ब्लड सप्लाई को बढ़ाते हैं जिससे कि उसको काम करने में कठिनाई ना हो, थके ना, वो थके ना, वो रिलैक्स ना करे, वो आराम से अपना काम करता रहे, क्योंकि थक जाएगा तो काम कम करेगा ना, जी जी थकेगा तभी तो काम कम होता। जो ऑर्गन थक जाता है वही ऑर्गन तो कम काम करता है। जी सर। जो ऑर्गन थका नहीं वो अपने अपने हिसाब से काम कर रहा, अपने क्लॉक में काम कर रहा। जो हमारी बॉडी का क्लॉक है, जो क्लॉक है, जैसा सांस लेने का एक तरीका है, क्लॉक है जो निरंतर लक्ष्य चले जा रहा है, एक रिदम है। जब वह रिदम बिगड़ जाता है तब हमें नाना प्रकार की बीमारियां आती है। जब बॉडी का रिदम बिगड़ जाता है तब नाना प्रकार की बीमारियां, बॉडी का टेम्परेचर बिगड़ जाता है, तब हार्मोन इफेक्ट हो जाते हैं। जब हमारा बॉडी का रिदम बिगड़ता है तो हमारा डाइजेशन सिस्टम यानी कि ऑर्गन का जो सिस्टम है काम करने का वो बिगड़ जाता है, और जब हमारे टेम्परेचर बिगड़ता है तो हमारे हार्मोन्स बिगड़ जाते हैं। तो महत्वपूर्ण है हार्मोन्स को समझाना, ऑर्गन को समझाना, ऑर्गन के प्रति काम करना है, हार्मोन के प्रति काम करना है। इसीलिए गुरुजी ने बार बार बोला हम एसिड और अल्कलाइन को बैलेंस करते हैं। हम नाभि को केंद्र मानकर कार्य करते हैं। नाभि के अगल बगल में जो पेन पॉइंट है, जो दर्द है, हम उस दर्द को निकालते हैं और उस बीमारी को जड़ से, क्या बोला, जो पेन पॉइंट के दर्द है इस दर्द को निकालते हैं और वह बीमारी खुद ब खुद ठीक हो जाती है। हमें अलग से कोई चीज मेहनत करने की जरूरत नहीं। जी जिस पॉइंट में दर्द ज्यादा है उसमें दबाव ज्यादा, दबाव का मतलब प्रेशर नहीं देना है। वो जो 3 है, जैसे वन गोल है, 3 गोल है ना, फास्ट गोल है, हम लोग फास्ट में भी देते हैं ना गोल, 6 सेकंड का, 1-1 सेकंड का दबाव 6 बार, 9, 18 बार देते हैं। फिर उसके बाद एक बार 1 पॉइंट में भी देते हैं, 1 पॉइंट गोल भी देते हैं, फिर 1 गोल भी देते हैं, फिर 3 गोल भी देते हैं, फिर 6 गोल भी देते हैं, 9 गोल भी देते हैं। तो ये क्या है, जितना सीवियर दर्द है उस सीवियर दर्द में हमें उतना अधिक पॉइंट को बढ़ाने पड़ते हैं। उसके अनुसार दर्द कम होता जाएगा, धीरे 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 वापिस आते जाओ। जब उसका दर्द निकल गया तो उस पॉइंट को छोड़ दो, आगे बढ़ो दूसरे पॉइंट। ये है। अब किसी को हम नॉर्मल दे रहे हैं, नॉर्मल में क्या क्या आ गया, 3 गोल, 3 स्प्लीन, 7 लीवर, 5 म्यूकस। हमने 3 दिन तक ये वाला फार्मूला दिया। देने के बाद जब चेक किया तो देखा गोल पॉइंट में पहले 4 था तो आज 2 में आ गया। तो अब क्या करना है हमें, अब हमें 3 बार ही गोल देना, नॉर्मल में लिखा है, हमें 3 बार देना नहीं, बिल्कुल नहीं। अब हमें 1 पॉइंट पर 1 गोल पे आ जाना है, क्योंकि अब दर्द जो है कम हो गया है, तो हम 1 पे आ जाएंगे। अब लीवर में देखा ज्यादा दर्द है तो 7 दे दिया जी 7 दे दिया, और नहीं है तो कम हुआ है तो उसको कम कर दिया। वो जरूरी है हमें 7 ही देने हैं या म्यूकस हमें 5 ही देने हैं। सर उतना ही पड़ गया तो उतना ही, मतलब यदि दे रहे हैं तो जैसे है वैसे ही भाई ऐसे बताओ, जब आपकी कैपेसिटी कम हो गई, आप स्वस्थ हो रहे हो, तो जबरदस्ती आपको 4 गोली क्यों दी जाए? जी। अब आपके शरीर में आयरन की कमी पूरी हो गई जी आपका 13 पॉइंट से ऊपर हो गया, 14-15 हो गया, क्यों हो गया? नहीं, आयरन से मेरी खून बढ़ा था, मैं तो आयरन ही खाता रहूंगा, ऐसा है क्या? नहीं, मेरा तो 10 था, अब 13 हो गया, आयरन खा के हुआ है, तो मैं फिर क्या, खून अधिक बढ़ेगा, गाढ़ा हो जाएगा, हार्ट अटैक आ जाएगा, जी ब्रेन हेमरेज हो जाएगा, क्लॉटिंग होने लग जाएगा। क्योंकि किसी चीज की भी अति तो ठीक नहीं है ना। जी सर। जहां ठीक हो जाएगा उसको हमें कम करता जाना है। जिस पॉइंट का दर्द निकल गया हम उस पॉइंट को, दर्द को बिल्कुल छोड़ देंगे।
मान लो हम राजे दे रहे हैं, नॉर्मल दे रहे हैं, नॉर्मल देते देते हमने देखा लीवर पॉइंट में बिल्कुल दर्द नहीं है या म्यूकस वाले में दर्द नहीं है, तो हमें म्यूकस को छोड़ देना है भाई। हमें गोल देना, स्प्लीन देना, लीवर देना, बस खत्म था। जिसका दर्द निकल गया उससे जबरदस्ती दर्द नहीं लाना। अगर दोबारा हमने उसको दबाया, उसका दर्द कम हो गया और हमने प्रेशर ज्यादा दिया तो उसमें दर्द आ जाएगा, फिर तो उल्टा काम करने लग गया ना वो। हमें तो दर्द को खत्म करना है ना, हमारा काम है उस पॉइंट के दर्द को खत्म करना। जी सर। अगर हम एक्स्ट्रा दब उस पॉइंट में दर्द नहीं है और हम दबाए जा रहे हैं उस पॉइंट को, तो दोबारा से दर्द आ जाएगा। और जब अगर वो रिटर्न दर्द आया तो वो आफत हो जाएगी आपके लिए, उसे कहेंगे साइड इफेक्ट। वो है साइड इफेक्ट। हमें साइड इफेक्ट को भी समझना है कि साइड इफेक्ट होता क्या है। अब कई लोग कहते हैं कि अरे मैंने उसको कल दिया था ट्रीटमेंट, तो उसको कल तो आराम हो गया था, मगर आज दर्द वापिस आ गया। जी। वही ट्रीटमेंट दिया तो दर्द वापिस आ गया। अरे भाई, तुमने म्यूकस जीरो, लीवर जीरो चेक किया क्या? मरीज को जल्दी उसको बोल दो कि भैया कल आना, मगर आपको लीवर जीरो, म्यूकस जीरो करना है, चेक करना ही करना है, लेफ्ट फिंगर राइट फिंगर करना ही करना, उसी अनुसार हर बदलना है और घटाना है। जी। अगर तुम्हें दर्द है तो ऐसी ट्रीटमेंट दोगे आप, और नहीं है तो फिर जबरदस्ती दोगे कि कल दिया था मैंने, आज तो उसकी जरूरत ही नहीं है। कल आपने म्यूकस जीरो में दर्द था तो इसलिए ऐसी ट्रीटमेंट भी दिया आपने और ये हैवरिंग भी दिया। आज भी आपको हैवरिंग देना है तो क्या आप ये हैवरिंग दोगे क्या? नहीं, वहां पर आपको जब म्यूकस जीरो में दर्द नहीं है तो आपको पी हैवरिंग देनी। या अगर उसके किडनी में दिक्कत है, किडनी में दर्द है, आपने देखा उसको किडनी में दिक्कत है तो पी हैवरिंग दिया। अगर आपने देखा उसको चेस्ट में दिक्कत है तो ट्रीटमेंट दे दिया, यानी चेस्ट हैवरिंग दे दिया। सारे हैवरिंग बने हुए हैं, चेस्ट के हैवरिंग बने हुए हैं, किडनी के हैवरिंग बना हुआ है, सारे हैवरिंग बने हुए हैं। तो जहां हमें ब्लड सप्लाई बढ़ाना है उस ऑर्गन के लिए हमें हैवरिंग बना हुआ है। हमें किडनी में अगर ब्लड सप्लाई को बढ़ाना है तो किडनी के लिए ट्रीटमेंट बना हुआ है हमें। 7 लीवर जीरो, 7 म्यूकस जीरो, 8 पेन, 7 लीवर 8 चेस्ट बना हुआ है हमारे पास। किसी का बीपी बढ़ गया है, किसी का बीपी बढ़ गया है, नीचे वाला बीपी हाई हो गया, नीचे वाला बीपी हाई हो गया है, और क्यों हुआ है? कैल्शियम डिफिशिएंसी के कारण। तो क्या करेंगे हम? वहां पर जी हैवरिंग देंगे। जी हैवरिंग में क्या करा हमने? क्या करा हमने? और पैरा 8 पेन, और पैरा 8 पेन, 7 लीवर 8 चेस्ट। जी जी। अब हमने देखा शरीर के अंदर इन्फ्लेमेशन ज्यादा बढ़ रहा है, इन्फ्लेमेशन ज्यादा बढ़ रहा है, तो हम क्या करेंगे? 30 मेडुला, 8 पेन 3, 8 पेन 7 लीवर 8 चेस्ट ओनली। इन्फ्लेमेशन का ट्रीटमेंट दे दिया और हैवरिंग भी दे दिया। जी सर। अब जिन लोगों को पैरालिसिस होता है, पैरालिसिस हाई बीपी के कारण पैरालिसिस वालों को दिया जाता है ये, जी, है ना? तो ऐसे ही अलग अलग बने हुए हैं सारे के सारे। हमें समझना है, हमें जल्दबाजी नहीं करना है, पेशेंट का रिपोर्ट लिखना है, पहले दिन हल्के से हल्का ट्रीटमेंट देना है, फिर उसके बाद हमें पढ़ना है, पढ़ के हमें उस फार्मूले को स्क्रिप्ट पर लिख लेना है कि हमें इस फार्मूले को लिख देना है कि कल मुझे ये फार्मूला देना है, और इसके म्यूकस जीरो में दर्द था, ये दर्द था। अब अगले दिन जब आया तो आपने चेक कर लिया कि अगर म्यूकस जीरो में दर्द दोबारा आया तो ऐसे ट्रीटमेंट दोबारा देना नहीं तो नहीं देना है, फिर मुझे कोई दूसरा फार्मूला देना है। जी। तो ये से समझना है हमें, उसी अनुसार हमें काम करना है। अब कई लोगों के WD में पेन होता है, सीवियर पेन होता है कई लोगों के, ठीक है, ऊपर से कॉन्स्टिपेशन भी होता है, डाइजेशन सिस्टम भी बिगड़ा हुआ उसका, ठीक है, यूरिक एसिड भी बढ़ा हुआ है उसके शरीर में, ठीक है, उसका खाना भी ढंग से नहीं पच रहा है, खाना भी ढंग से नहीं पच रहा है, इतनी सारी समस्या आ गई। तो उस जगह पे क्या करोगे? अलग अलग फार्मूला दोगे क्या कि नॉर्मल अजय नॉर्मल दो पहले, फिर यूडीएफ दो पहले, फिर उसके बाद उसके नीचे के लिए न्यूजिन फार्मूला दो, उसके बाद उसके किडनी नाम का किडनी क्लियर फार्मूला दो। उसके लिए बना हुआ है ना हमारे पास,
हमें लॉजिक को समझना है, पॉइंट को समझना है, दर्द को समझना है, समस्या को समझना है, जीवन धारा ट्रीटमेंट दे देना है, सब कुछ उसी में। जी उसने यूरिक का भी काम कर लिया, यूरिक का भी काम किया, डाइजेशन सिस्टम का भी काम किया, है ना, यूरिक एसिड का भी काम किया, जो HCl की क्वांटिटी ज्यादा बन रही है या कम बन रही है, या कहीं छोटे ड्यूडेनम में छोटी आंत में कहीं HCl तो नहीं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड तो नहीं जा रहा है उसमें, टाइम तो नहीं जा रहा है, क्या हमारा पेनक्रियाज कार्बोनेट साइड से निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है, जी ये सारी चीजों को समझते हुए जीवन धारा दे दो, जीवन धारा से सारे का सारा चीज आए क्यों, और उसमें भी विटामिन में है, 4 प्रकार के फार्मूले है उसमें, लो बीपी वाले के लिए भी है, हाई बीपी वाले के लिए भी है, डायबिटीज वाले के लिए भी है, नॉन डायबिटीज वाले के लिए, चारों उसमें फार्मूले है, डायबिटीज वाले को भी देने वाला भी है, और बिना डायबिटीज, जिसको डायबिटीज उसको नहीं देना है कौन सा वो भी उसमें है, जिसको लो बीपी है उसको कौन सा देना वो भी उसमें है, जिसको हाई बीपी है उसमें कौन सा देना वो भी उसमें है, तभी तो 4 विटामिन का बना हुआ मल्टीविटामिन। जी अब जिसको डायबिटीज है अगर आपने चारों दे दिया तब तो बिगड़ जाएगा ना, क्योंकि आपने खुद ही उसमें पिट दिया, पिट तो शुगर बढ़ाएगा ही बढ़ाएगा, एडीआर शुगर को बढ़ाएगा ही बढ़ाएगा। अब किसी को हाई बीपी आपने 2 एडीआर दे दिया, और से समझ फार्मूला किताब तो पड़ा हुआ है, और एक जने का नहीं है, सबके फार्मूले बने हुए हैं, सारे सीनियरों ने बड़े बड़े सीनियरों ने बनाया था, हमारे अपने सेंटर में अपने फार्मूले सभी ने बना रखा है, मगर हमें समझना भी तो है उसमें वो किस पेशेंट को देना है क्या नहीं देना है, उस फार्मूले में वो किस पेशेंट पे रिसर्च किया गया था। अब हम किसी को लो बीपी है उसको अगर हमने वो चारों को चारों चेप दिया फिर क्या होगा, या किसी को डायबिटीज है और हमने चारों को चारों चेप दिया फिर क्या होगा, या किसी को लो हाई बीपी है हमने चारों को चारों चेप दिया तो क्या होगा, शरीर अनबैलेंस हो जाएगा। हो गया ना काम, फिर क्या कहेंगे, अरे साइड इफेक्ट हो गया, मैंने तो सही दिया था, मल्टीविटामिन ही दिया था, और सुधरने की जगह बॉडी बिगड़ गई। हमें हड़बड़ाने की बिल्कुल जरूरत नहीं।